आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। हम हाजिर हैं लेकर सलाम दक्कन। तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद अब वहां पर इंतखाबी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां अपने मौकिफ को लेकर सस्पेंस बनाए हुए है, वहीं दीगर अपोजिशन जमातें इसे टीआरएस और बीजेपी की साजबाज के तौर पर देख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वक्त से काफी पहले तेलंगाना असेंबली के तहलील होने को लेकर मुल्क भर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि टीआरएस लीडर और साबिक डिप्टी सीएम महबूब अली ने इसे अवामी फैसला बताया है। सीएम केसीआर के फैसले के बाद बीजेपी का वफ्द गवर्नर हाउस पहुंचा और उनसे तमाम कामों की निगरानी की अपील की। एमपी राजस्थान समेत 4 रियासतों के साथ तेलंगाना में इंतखाबात को उन्होंने मुश्किल बताया, लेकिन अपने अगले कदम को लेकर वो सस्पेंस बनाते नजर आए। सब प्री पोल का इख्तियार हुकूमत को है, हमारा राइट है। हमने कई लोग कर चुके इससे पहले भी। खुद हमारी साबिका प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी प्री पोल के लिए गए थे। हमारे एमएलएस ने सीएम साहब से कहा कि साहब आवाम की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन में आ जाओ। क्यों कि गैर जरूरी ये लोग अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उसके लिए सीएम साहब ने उन लोगों की अपील पर राजी हुए और इलेक्शन में गए। और इलेक्शन में सब अच्छा। देखिए, 2 बात बताता हूँ साहब को। जब जनरल इलेक्शन होता तो लीडर्स अवेलेबल नहीं रहते। अब तो लोग राहुल गांधी बने, हम चैलेंज करते हैं, आप 100 बार ला लीजिए राहुल गांधी को, उन्होंने पूरी तवज्जो से यहाँ काम कर सकते हैं। ये आवाम का डिमांड था, हमारे एमएलएस का डिमांड था, सीएम साहब ने पूरा किया। इसीलिए आज ही लिस्ट डिक्लेयर की। कभी भी आप तो मीडिया के फ्रेंड है, हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने डिजाल के दिन कभी लिस्ट नहीं डिक्लेयर की। तो इतना कॉन्फिडेंस है हमारे को, आवाम पे कॉन्फिडेंस है। जो आवाम चाहती है हमारे सीएम साहब वही करते हैं। तो इसलिए हमने गवर्नर का ये अनडेमोक्रेटिक है, ये बराबर नहीं है। फिर भी जो कुछ भी रूलिंग पार्टी है, हम जो इलेक्शन को हम बराबर स्वागत करते हैं। इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट, प्रोसीजर ये सब लेकर आगे चलता है। तो इसलिए राजस्थान उस सरकार के लिए पहले से ही मालूम था, इसलिए उनके लिए जो है तैयारियां किया गया है। अभी नया तैयारियां करना है, इसके लिए समय लगेगा। केसीआर के इस कदम को जहां कांग्रेस अवाम मुखालिफ बताती नजर आई, तो वहीं दीगर अपोजिशन जमातों के साथ उसका कहना है कि केसीआर पूरी तरह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन रियासत की अवाम इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। नहीं, केसीआर में मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ कुछ बात करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाया है। तो इनको सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस को धोखा दिया था, और अभी बीजेपी के साथ बातचीत करके कुछ किया है। लेकिन इस इलेक्शन में उनको तेलंगाना के लोग उनको सबक सिखाएंगे। ये बेफजूल चुनाव थोपे जा रहे हैं तेलंगाना लोगों के ऊपर, मतलब इसका बोझ और खर्चे के ऊपर, सरकारी खर्चे के ऊपर बोझ। कोई ऐसा संकट नहीं था जिसके चलते हुए इस असेंबली को डिसॉल्व करने की नौबत आए। सिर्फ एक ही मकसद है, और वो अपनी राजनीतिक मकसद, और वो मकसद उनका यही रहा कि वहाँ की शासक पार्टी का कि असेंबली के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव साथ ना हो। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है, और वो कारण है कि अगर तेलंगाना के अंदर माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट अगर हासिल करना चाहता है शासक पार्टी वहाँ की, तो वो संभव नहीं होगा अगर बीजेपी के साथ जाए। और बीजेपी क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो वो समझते हैं कि असेंबली में वो जो है इसके आधार पर जीत के आए फिर दोबारा, और पार्लियामेंट के समय पर कुछ ना कुछ समझौता बीजेपी के साथ कर ले। और ये उनकी जो एक एम्बिशन है कि देश की राजनीति के अंदर कोई प्रभावित रोल प्ले करना है, उसके लिए ये चालाक तरीके से ये बोझ जो है थोपा गया जनता के ऊपर और आपके सरकारी खर्चे के ऊपर। केसीआर ने उसका इशारा तो पिछले इतवार को ही कर दिया था, लेकिन उनके फैसले के बाद इस पर सियासत तेज होती जा रही है। इलाकाई पार्टियों का महाज बनाने से शुरू हुई केसीआर की ये सियासत कहां जाकर ठहरेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन टीडीपी के तहरीक अदम एतमाद और राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर इंतखाब में एनडीए की हिमायत सवाल तो पैदा करती ही है। लेकिन देखने वाली बात होगी एआईएमआईएम से बढ़ रही टीआरएस की नजदीकियां, और सवाल ये कि केसीआर कैसे गैर कांग्रेसी महाज बनाते हैं जिसमें बीजेपी का कोई रोल होगा या नहीं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।
हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर डिप्टी सीएम रहे महमूद अली गोलमोल जवाब देते नजर आए। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हमारी स्टेट में जितना काम किया गया कहीं भी नहीं किया गया। हमारे स्टेट में मुस्लिम रिजर्वेशन दे बता रहा हूँ ना मैं आपको, उसके लिए नहीं हुआ ना। सब कैसा हो जाएगा? अगर हमारे पार्लियामेंट में हमारे 200 MP हमको तायद में रहते तो डेफिनेट ला ले सकते थे। क्या बताएंगे? बता रहा हूँ ना मैं आपको। सीएम साहब ने ऐलान किया, ऐलान करने के बाद कमीशन बिठाया, सुधीर कमेटी बिठाई, पूरी रिपोर्ट ली, उसे असेंबली में पेश किया, पास करवाया गया, काउंसिल में पास किया गया, प्राइम मिनिस्टर को ले आके दिया गया कि आप इस पर जस्टिस कीजिए, हमको रिजर्वेशन दीजिए। आप आपके साथ बीजेपी की स्टेट नहीं है, ये हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट है, आप हमको रिजर्वेशन दीजिए। क्योंकि हमारे पास 86% लोग बैकवर्ड क्लास से, जिस तरह तमिलनाडु को दे रहे हैं हमें भी दीजिए। अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम उनसे अपील ये कि आप स्टेट को रिजर्वेशन का इख्तियार दीजिए, क्योंकि हर स्टेट में एक साथ बैकवर्ड क्लासेस के लोग नहीं रहते। हमारी तेलंगाना स्टेट में ज्यादा तादाद में बैकवर्ड क्लासेस है, अपर क्लासेस बहुत कम है, लिहाजा हमको रिजर्वेशन ज्यादा चाहिए। ये मुसलमान पूरी तरीके से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। केसीआर साहब बहुत सीरियस है, करना चाहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जरूर ये रिजर्वेशन पर अमल करके दिखाएंगे। तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद अब वहां पर इंतखाबी सियासत तेज हो गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के इस फैसले के बाद लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आईन के जानकारों का कहना है कि ऐसा फैसला कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर किसी सीएम के पास अक्सरियत है तो वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद गवर्नर से ये सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि इंतखाबात कब होंगे ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है। हालांकि केसीआर के इस फैसले से साल के आखिर में 4 रियासतों के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात कराने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संविधान में प्रावधान है कि असेंबली का टर्म 5 साल का होगा, लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा गया है कि अगर पहले से विघटन न हो जाए तो 5 साल का होगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि पहले कभी भी विघटन किया जा सकता है और राज्यपाल प्राय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ऐसा करते हैं। तो अगर मंत्रिपरिषद है और उस मंत्रिपरिषद को अपने असेंबली का विश्वास प्राप्त है, ऐसी सरकार अगर सिफारिश करती है राज्यपाल से कि विधानसभा का विघटन कर दिया जाए, तो आम प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसीजर है, राज्यपाल उसको मानकर विघटन कर देते हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहते हैं कि जब तक वैकल्पिक इंतजाम नहीं होते, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं होते, तब तक आप कंटिन्यू करें। अब उसके विघटन होने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा की जाती है कि वो चुनाव कराएं। तो तेलंगाना में टीआरएस का एआईएमआईएम के साथ जो रिश्ता है उसको लेकर सियासत चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने केसीआर पर असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए सरकारी इमलाक देने का इल्जाम लगाया है और दोनों अपोजिशन जमातों का कहना है कि इंतखाबात को देखते हुए केसीआर हुकूमत ओवैसी को खुश रखना चाहती है और इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन उनके अस्पताल को दे दी, जबकि सरकारी उस्मानिया हॉस्पिटल बदहाली के दौर से गुजर रहा है। टीआरएस की रैली से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर किए गए इस फैसले पर अपोजिशन सवाल उठा रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने एक दिन पहले, ये जिस समय उनकी सभा, बड़ी सभा होने वाली थी, उस समय कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि मजलिस इत्तेहाद मुसलमान जो पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, उसको 2000 गज हैदराबाद के एक अच्छे जगह पर उन्हें दिया गया। ये कैबिनेट का निर्णय था। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय के अपनी आपत्ति बताती है। ये करोड़ों रुपए का जमीन है और ये जमीन मजलिस पार्टी के उन संस्थाओं को दी जा रही है जो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। उनसे सामाजिक सेवा का कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये निर्णय कैबिनेट में इसलिए लिया गया है कि आने वाले चुनाव में ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की राजनीति है और मुसलमानों के वोट के लिए मजलिस पार्टी को खुश करने के लिए ये 2000 गज जमीन मजलिस पार्टी के संस्था को दिया गया। वो पावर में आया, नए नए बातें करा
टैंक बंड को मैं वो कर दे तुम बोला, सेक्रेटरिएट शिफ्ट कर तुम बोला, उस्मानी हॉस्पिटल एक ट्विन टावर का हॉस्पिटल बना तुम बोला। हॉस्पिटल में गया, देखा रे ये बिल्डिंग कभी भी खुद गिर जाता, ये खाली करो बोला। 4.5 साल हुआ, बिल्डिंग का कोई काम नहीं हुआ। महाराज क्या कर रहा, वोट के राजनीति के वास्ते हर एक को सौंप दे रहा। किसी बैकवर्ड लोगों को बिल्डिंगा दे रहा, 5 एकड़ जमीन 5 करोड़, और असदुद्दीन को एमआईएम के लीडर को खुश करने के वास्ते ओएसी हॉस्पिटल को 40 करोड़ का फायदा करा रहा। वो लोग किसी को गरीब को हेल्प कर रहे क्या? कोई गरीब माइनॉरिटी को एक सीट देता क्या? एक खवातीन को सीट देता क्या? फ्री में पढ़ा रहे क्या? नहीं, वो अपना फैमिली चला रहे, अपनी सल्तनत चला रहे। मगर इसको वोट की जरूरत है। एमआईएम की दोस्त इधर करता, दिल्ली में जाके नरेंद्र मोदी से दोस्ती करता। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तेलंगाना से हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से मीर मेहंदी बाकरी जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। असेंबली तहलील होने के बाद, तेलंगाना असेंबली तहलील होने के बाद अगर हम पहले दिन की बात करें तो क्या सियासी माहौल आपको नजर आ रहा है मीर मेहंदी अली? हैदराबाद में ही नहीं बल्कि तेलंगाना में सियासी माहौल काफी गरमाया गया है। अब यहाँ पर पहले ही दिन 105 सीट टीआरएस ने डिक्लेयर कर दी है। आज कांग्रेस ने तकरीबन 90 से 60 सीट जो है डिक्लेयर कर दी है। दिग्गज नेताओं को टिकट दे दिया गया ताकि वो लोग पार्टी ना छोड़े। बावजूद उसके अब इस जमात से उस जमात ट्रांसफर होना, बदली होना, पार्टियां छोड़ना शुरू हो गया है। तेलंगाना में काफी अच्छा माहौल गरमा गया है। जो कांग्रेस के एक हैवी वेट सुरेश कुमार जो डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं कांग्रेस के पीरियड में, वो इस वक्त टीआरएस ज्वाइन कर लिए हैं। इसको लेकर अब जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टियां बदलने के लिए तैयार हैं। पर अब देखना ये कि किस तरीके से ये लोग अपने कैंडिडेट्स को रिबस कम होने की कोशिश करते हैं। मस्जिद मुस्लिमीन भी अपने टिकट तैयार कर रही है, उधर बीजेपी भी अपनी टिकट तैयार कर रही है। बिल्कुल, तो सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। बहुत शुक्रिया मीर मेहंदी अली बाकरी आपका हैदराबाद से। तो असेंबली तहलील होने से पहले तेलंगाना हुकूमत ने गरीब मुस्लिम ड्राइवरों के लिए कार तकसीम की। रज़ाक मंजिल हज हाउस में हुई तकरीब में उस वक्त के रियासती डिप्टी सीएम महमूद अली मेहमान खुसूसी रहे और तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में मुंतखब मुस्लिम ड्राइवरों को कार की चाबियां दी गई। ये स्कीम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से चलाई जा रही है। सरकार गरीब मुस्लिम ड्राइवरों को 1000 कारें देने का फैसला कर चुकी थी और इस स्कीम के तहत 50% सब्सिडी दी जाती है। 50% रकम बैंकों की जानिब से कर्ज के तौर पर दी जाएगी। हर महीने ड्राइवरों को 5000 रुपए किस्त में जमा करना होगा। इस मौके पर आगे भी मुस्लिम ड्राइवरों को कारें मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए से मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ को जो आज ओनर कैंप जो कैब ड्राइवर जो स्कीम नवाजी गई है, जिस तरह एसटी से लगाया गया है, उसी तरह आज मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो गरीब ड्राइवरों को 500 व्हीकल्स में 342 व्हीकल डिस्ट्रीब्यूटरिंग रखा गया। उसमें डिप्टी सीएम महमूद अली साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब और एमपी साहब, क्योंकि केटी रामाराव साहब और खासकर हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, केसीआर साहब का, पूरे अवाम, क्योंकि 60 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को इतने बड़े स्कीम से कोई नवाजा नहीं गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बल्कि हिंदू भाई भी पूरे खुश है कि केसीआर साहब आज हिंदुस्तान का नंबर 1 सीएम खिताब जा रहा है। कर्नाटक के बल्दिया इंतखाबात में 580 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी से भी 36 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के 22 अजला में 105 शहरों में से 2632 सीटों के लिए मुनक्किद इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों ने बेहतरीन मुजाहरा किया है। इस इंतखाबात में तकरीबन 580 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में उन्हें ज्यादा कामयाबी मिली है। सबसे खास बात यह है कि इस मर्तबा बीजेपी के टिकट पर भी 36 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं जेडीएस से तकरीबन 75 जबकि कांग्रेस से 200 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की।
वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर कमोबेश 200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर अपनी हैसियत बता दी। असेंबली इंतखाबात के दौरान जेडीएस ने जहां मुस्लिम वोटरों पर नाराजगी जताई थी, वहीं कांग्रेस लीडर और डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा था कि मुसलमानों के सामने कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों ने उनको जवाब दे दिया। चूँकि बीजेपी क्या है, हमेशा से इस पार्टी को हम क्या कहते आ रहे हैं कि मुस्लिम मुखालिफ है, लेकिन बुनियादी सतह पे कई ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो मुकामी सतह पे मुसलमानों का साथ भी दे रहे हैं, वहाँ के मसाइल हल कर रहे हैं। लोकल बॉडीज इंतखाबात में ज़्यादातर मुकामी मसाइल देखे जाते हैं, तो इस लिहाज से जो वोट दिए गए हैं, वहाँ के माहौल और उन्होंने जो साथ दिया है, जिस पार्टी ने या जिस एमएलए ने काम किया है, उसके तहत वहाँ पे मुसलमान कामयाब हुए हैं। बल्दियाती इंतखाब के नताइज के ऐलान के बाद कांग्रेस लीडर रोशन बेग ने खुशी का इजहार किया। कांग्रेस से नाराज चल रहे बेग ने कहा कि मुस्लिम वोटरों ने तय कर लिया है कि वो किसी भी जमात के गुलाम नहीं हैं। हम किसी पार्टी के बॉन्डेड लेबर या मधुआ मजदूर या हम किसी एक पार्टी के गुलाम नहीं रहेंगे, ये एक मैसेज इस इलेक्शन के थ्रू दिया है। हालांकि 36 अफराद जो हैं बीजेपी से जीते, कई अफराद जो हैं एसडीपी से जीते, तो ये हर से बड़ी पार्टी के लिए एक मैसेज है। मुसलमानों में भी एक माहौल बन रहा है कि बीजेपी को अनटचेबल नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक ऐसा माहौल बन रहा है, वो जो खतरे की घंटी है सिर्फ दूसरे पार्टियों के लिए। बल्दिया इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी ही कारकर्दगी 2019 के आम इंतखाबात में भी देखने को मिलेंगे। नतीजों ने तमाम बड़ी पार्टियों को ये पैगाम जरूर दे दिया है कि हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद की रिपोर्ट। और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने वाली वाहिद मुस्लिम खातून कनीज फातिमा पहली मर्तबा उर्दू मीडिया से मुखातिब हुई और खवातीन से सियासत में आने की गुजारिश की। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के ताकतवर लीडर और गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस एमएलए मरहूम कमरुल इस्लाम की मौत के बाद उनकी अहलिया इंतखाबी मैदान में आई। मरहूम कमरुल इस्लाम की बीवी कनीज फातिमा ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हुई। एमएलए कनीज फातिमा ने मीडिया से खुलकर बात की। कनीज फातिमा ने कहा कि खवातीन को उनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इसीलिए वो खवातीन को आगे बढ़ने और अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फराहम करना चाहती हैं। मैं भी आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, जो भी मुझसे हो सकता है लेडीज़ के लिए, सबके लिए करना तो सबके लिए है, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा उम्मीद है मुझसे, क्योंकि मैं भी एक खवातीन हूँ, तो खवातीन का काफ़ी मेरे ऊपर प्रेशर है काम करने के लिए। इंशाल्लाह मुझसे जो भी हो सकता है मैं करूँगी। शुमाली कर्नाटक से मुस्लिम एमएलए को काबीना में जगह देने का मुतालबा हो रहा है, जहां कांग्रेस के रहीम खान और कनीज फातिमा का नाम सरे फेहरिस्त है। कनीज फातिमा असेंबली में हिजाब के साथ आती हैं और मुस्लिम खवातीन और तमाम अक़लियतों के लिए अच्छी स्कीम लाना चाहती हैं, जिससे आवाम की तवक्को भी उनसे बढ़ती जा रही है। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। कहते हैं माँ बनने का एहसास सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन एक माँ जब हामिला होती है तो उसे कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो ताउम्र भूल ही नहीं पाती। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं औरत माँ बनने के बाद ही मुकम्मल होती है, लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश के विजयनगर के एक गांव में पेश आया, जहां एक हामिला औरत को अस्पताल जाने के लिए सवारी तक नसीब नहीं हुई। मजबूर अहले खाना उसे कपड़े की डोली बनाकर कंधे के सहारे ही शहर की जानिब चल पड़े। जंगल, झाड़ियां और दुश्वार रास्तों से गुजरते हुए अभी वो 4 किलोमीटर ही पहुंचे थे कि हामिला को तेज दर्द शुरू हुआ और बीच रास्ते में ही उसकी डिलीवरी करानी पड़ी।
खुशी की बात ये रही कि हमल के बाद बच्चा और जच्चा दोनों सेहतमंद हैं। बिना डॉक्टरी सहूलियात के वो खातून इस दौरान किस परेशानी से गुजरी होगी, इसका सही अंदाजा एक माँ ही लगा सकती है। बात किसी खास जिले या रियासत की नहीं, बल्कि हुक्मरानों की सोच की है, क्योंकि ऐसे नजारे दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां मजबूर माएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने को मजबूर हैं। आज भले ही हुकूमत 21वीं सदी में जाने का ख्वाब दिखा रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी मुल्क के गाँव में जरूरी सहूलियात की भारी कमी है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मोनिका रावत और मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो ये हालात हैं अभी भी हमारे मुल्क के दूर दराज के इलाकों में, देहातों में, गांव में। जिस वक्त ये हालात बदलेंगे उस वक्त हम कह सकते हैं कि हम तरक्की के उरूज पर हैं या हमने तरक्की को छू लिया है। ये सच्चाई है, इसे बहुत गौर से देखना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। सलाम दक्कन में अभी इतना ही। आप रहिए जी सलाम के साथ।